एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 40 के साथ बेटा हाज़िर है। और इससे पहले बेटा हम जो एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर चुके थे, आज हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने से पहले बेटे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ थ्योरम्स हैं प्रोपोर्शन के, उनके ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद बेटा एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम शॉर्ट क्वेश्चन में या स्टेटमेंट के हद तक बेटा पूछे जा सकते हैं आपसे। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा पूछे जा सकते हैं। जब हम वर्ड थ्योरम बोलते हैं तो इट डज़ नॉट मीन वो वाले थ्योरम जिसे देखकर बच्चों की जान निकलती है, वो वाले नहीं है बेटा। ये नाम इनका थ्योरम है, ये बेसिकली प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ बेटा ये डिस्कस करनी ज़रूरी हैं, इसके बगैर अगले नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये 5 थ्योरम्स होते हैं। अब आइए देखते हैं इनके नाम क्या हैं और ये क्या होते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर में आपको सिर्फ ये बताने की कि ये लेक्चर क्या, ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और फिर इस लेक्चर में अगर कुछ 1-2 क्वेश्चन हो सके तो वो भी हम करेंगे। ठीक है बेटा जी, मेरे पास हैं जी थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस और 5 थ्योरम बेटा मैंने आपको बताया। नंबर 1 थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, और सेकंड इज़ थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, थर्ड है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, और फोर्थ है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, और 5 वाला है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये 5 वाला जो है वो 3 और 4 को कंबाइन करके ही बेटे बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके हमने नाम साथ रख लिए हैं, जिसकी वजह से वो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो कहलाता है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहलाता है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो कहलाता है, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो कहलाता है, और फिर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो कहलाता है। ठीक है, तो आपसे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टेट थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। मसलन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं क्वेश्चन बना के आपको दिखा देता हूँ। पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, स्टेट थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो थ्योरम जो है वो स्टेट कीजिए। ठीक है बेटे, तो इसका आंसर जो हमारे पास होगा, आपने सबसे पहले हेडिंग लगा लेनी है, बिल्कुल जैसे ये यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। आप लिख लेंगे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो ये आपने हेडिंग लगा लेनी है। और ये बेटा जो थ्योरम है प्रोपोर्शंस के बारे में है, और आपको पता है कि प्रोपोर्शन में 2 रेशोज़ इक्वल होती हैं और 4 बेटे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम इसका आंसर यूँ लिखेंगे, इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, देन बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम हाँ जी, हाँ, तब हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं, या बाय थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो भी कह सकते हैं, या बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, बुक में ये बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इसमें बेटा होगा बी रेशो ए, और ये हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शन, और डी रेशो सी के बेटा इक्वल होगा। आप देखें कि इसमें इस बात को अब आपने समझना भी है कि ये आपको
कैसे याद रहेगा कि ये असल में क्या किया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें बेटा हमने ये सिंपल ये किया, ज़रा गौर करना आपने। ये अब इधर आपको बता देता हूँ, चलिए इसके नीचे आपको बता देता हूँ। अब यहाँ तक ये ख़त्म हो गया आपका आंसर, ठीक है, आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ तक। लेकिन अब आपने ये समझना है कि ये याद हमें कैसे रहेगा, ये असल में है क्या चीज़, ठीक है। तो इसके लिए आप देखें कि ये A/B जो लिखा हमने और प्रपोर्शन C/D लिखा, अगर आप इसे ओवर की फॉर्म में लेकर आएँ तो ये क्या बनता है, A/B बन जाता है, ठीक है। और A क्या बन जाता है, C/D बन जाता है। अब ये 2 रेशो इक्वल है, 2 रेशो क्या है, इक्वल है, ये प्रपोर्शन बना हुआ है, यानी A/B प्रपोर्शन C/D की ये वाली फॉर्म बेटा, ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म मैंने लिखी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखें कि इन्वर्टेंडो है, इन्वर्टेंडो मीन इन्वर्टेड यानी उलट। हमने क्या किया है कि इसको उलट कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया है, इसको B/A कर दिया है, जो A/B था उसे क्या कर दिया है, B/A कर दिया है। और सेम प्रोसेस राइट साइड पर भी किया है, ये C/D था, इसे D/C कर दिया है, यानी इक्वेशन की इस साइड को हमने इन्वर्ट कर दिया, यानी उल्टा कर दिया है, ठीक है बेटा। जब इन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद दोनों साइडों को इन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। A/B था, इन्वर्ट कर दिया मीन उल्टा कर दिया तो B/A बन गया। C/D है, आपने इसको इन्वर्ट किया तो D/C बन गया, ठीक है। अब इसको जब रेशो की फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये B/A बन जाता है और D/ क्या बनता है, C बन जाता है। तो अब आप देखें कि अगर A/B है, प्रपोर्शन C/D है, देन बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्टेंडो थ्योरम ये कि जब दोनों साइड को इन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, जो A/B था वो क्या बन गया, B/A बन गया, और जो C/D था वो क्या बन गया, D/C बन गया, D/C बन गया, ठीक है। यानी आपने इसमें ये प्रोपोर्शन की साइड नहीं चेंज करते, इक्वलिटी की साइड चेंज नहीं करते, बल्कि उसी साइड पर रखते हुए ही दोनों टर्म को आपस में उलट देते हैं। यानी जो कंपोनेंट होता है, जो इसमें आप कह लें कि डिनोमिनेटर होता है उसे न्यूमरेटर बना देते हैं, जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर बना देते हैं, जो एंटीसीडेंट होता है उसे कॉन्सिक्वेंट बना देते हैं, जो कॉन्सिक्वेंट होता है उसे एंटीसीडेंट में चेंज कर देते हैं। यानी रेशो के जो एलिमेंट है उनको आपस की पोजीशन चेंज करके, सेम साइड पर रखते हुए पोजीशन चेंज करके उल्टा कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास जो रिज़ल्ट हासिल होता है वो इस कहलाता है इन्वर्टेंडो। वो क्या कहलाता है, इन्वर्टेंडो थ्योरम। अब ये तो बेटा सिंबॉलिक फॉर्म थी कि आपको याद कैसे रहेगा कि आप इस वर्ड को इन्वर्टेंडो को इन्वर्ट के साथ अटैच करके अपने माइंड में बैठा सकते हैं कि किस तरह से ये हमें बात याद रह सकती है कि इन्वर्टेंडो में क्या लिखना होता है। इन्वर्टेंडो में आपने रेशो को इन्वर्ट करना होता है, यानी उलट करना होता है। A/B है, इसे B/A कर देते हैं, C/D है तो D/C कर दे, यानी उल्टा कर देते हैं। अब तो ये तो था इसके याद रखने का तरीका और माइंड में ज़हन में बैठाने का तरीका क्या था। अब आइए हम देखते हैं कि असल में ये है चीज़ क्या, ये हमें क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि अगर हमारे पास 2 रेशो इक्वल हो, अगर हम यानी वो प्रोपोर्शन हो, अगर हम उन रेशो को आपस में उलट दें, आपस में उसको उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो तब भी वो प्रोपोर्शन ही रहता है। ये पहले भी प्रोपोर्शन था, ये अब भी प्रोपोर्शन ही है। रेशो पहले भी इक्वल थी, अब भी इक्वल ही हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 4/5 है, ठीक है जी बेटा, ये मेरे पास 4/5 एक रेशो है। अब ये किसके रेशो इक्वल है, मैं इसे करता हूँ, चले 2 से मल्टीप्लाई करके, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके ही मैं बना लेता हूँ। अब ये दोनों रेशो इक्वल है। 4/5 का भी आंसर बेटा एग्जैक्टली वही आता है जो 8/10 का आता है। तो इस तरह से दोनों रेशो सेम आती हैं। आप कैलकुलेटर से इन्हें डिवाइड करके बेटा चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ साथ साथ। अब अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये 0.8 इसका आंसर आता है। 8/10 से आप डिवाइड करोगे तो 0.8 इसका आंसर आता है। ये अब देखिए 0.8 का क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेशो क्या है, इक्वल है। अब आइए हम इसको उल्टा करके देखते हैं, बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 बेटा नीचे आ जाएगा।
इसी तरह से दूसरी साइड को उल्टा करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 8 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी इसके ऊपर ये इन्वर्ट एंड वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, यानी दोनों साइडों को उल्टा कर दिया। अब आइए हम चेक करते हैं कि इनके आंसर क्या आते हैं। क्या ये उल्टा करने से रेशो अब भी इक्वल है या अब भी इक्वल नहीं है? जी बेटे, ये कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। ये 5 डिवाइडेड बाय 4 हो गया और इसका आंसर जो है 1.25 आ रहा है जी। ठीक है, अब आप 10 को डिवाइड कर लें, 10 को हम डिवाइड कर लेते हैं 8 पर, तो इसका जो बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है वो भी 1.25 आ रहा है। अब आप देखिए कि उल्टा करने से पहले, ये उल्टा करने से पहले ये रेशो थी, ये दोनों रेशो इक्वल है आपस में। ठीक है, 0.8 मैंने आपको बताया था इक्वल है। जब हमने इनको उल्टा कर दिया तो उल्टा करने के बाद भी ये जो रेशो है 1.25 देखें दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। यानी उल्टा करने से पहले 0.8 थे, इक्वल था, अब उल्टा कर दिया आंसर तो चेंज हो गया इनका 1.25, लेकिन है इक्वल। तो मतलब ये हुआ कि जब आप इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं तो बेटा उसमें ज़ाहिर यहाँ पे आंसर कुछ और हो सकता है, 0.8 जैसे आ रहा है। ठीक है ना, जब उल्टा करेंगे तो आंसर यहाँ पे कुछ और आ सकता है, लेकिन होगा इक्वल, जो भी आएगा इक्वल ही होगा। यानी कि किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशो में जब आप बेटा नंबर आप इक्वल होते हैं वो, तो ज़ाहिर दोनों रेशो इक्वल हैं, तो जब आप उसको उल्टा कर लेते हैं तो उल्टा करने के बाद भी वो रेशो इक्वल ही रहती हैं। असल में ये जो हमारे पास जो है इन्वर्ट एंडो थ्योरम यही हमें बता रहा है, अगर A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D है, देन अगर हम उन्हें उल्टा करके भी लिख लें तो तब भी वो प्रोपोर्शन ही रहता है। यानी पहले भी प्रोपोर्शन था, आपने दोनों साइड को इन्वर्ट करके लिख लिया, अब भी वो इक्वल ही रहेगा। और यानी हम उसे इन्वर्ट करके उल्टा करके दोनों साइड को लिख सकते हैं तो मैथमेटिकली, तो इसलिए ये थ्योरम जो है वो इन्वर्ट एंडो थ्योरम है। जब हमें आगे सॉल्यूशन के दौरान कभी ज़रूरत पड़ेगी कि हम ये चाह रहे होंगे कि ये दोनों साइड जो हैं वो उलट हो जाएं, तो हम उसके ऊपर इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो है जी स्टेट थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी बेटे आपसे, स्टेट थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो आपने इसकी बेटा आंसर जब आपने लिखना है, इसकी हेडिंग लगा लेनी है, आप लिखेंगे थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ठीक है जी, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो लिखने के बाद अब आपने लिखना है बिल्कुल उसी तरह से, इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, 2 रेशो इक्वल है, या आप इसे प्रोपोर्शन का सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन का लगा लें, इफ़ A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, देन बाय थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, तो हम क्या लिख सकते हैं जी, अब इसमें अल्टरनेंडो अल्टरनेट से है, इसमें आपने ये करना है बेटा कि B और C की पोजीशन चेंज हम कर देते हैं, B और C की पोजीशन चेंज करते हैं, यानी A उधर ही रहेगा, C को जब आप शिफ्ट करते हैं A रेशो C आ जाएगा और प्रोपोर्शन एज इट इज़ रहेगा, और उधर से B शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे और ये B रेशो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और ये बेटा जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कहलाती है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है जी। ठीक है, अच्छा आप देखें कि अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में, इन्वर्ट एंडो में हमने क्या किया था कि प्रोपोर्शन की साइड नहीं चेंज की थी। ठीक है, उधर ही रेशो के एलिमेंट को आपस में इन्वर्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, A और D की पोजीशन सेम रहती है, जबकि B और C की पोजीशन आपस में अल्टरनेट हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आप ये देखते हैं कि इसको आप अपने जहन में कैसे रख सकते हैं या ये कैसे हमारे पास आता है। ठीक है, अब देखें कि A रेशो B है और प्रोपोर्शन C रेशो D है, अगर हम इसे ओवर की फॉर्म में लेकर आएँ तो ये बेटा A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप देखें कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसे हम करते हैं,
अब देखेंगे बी इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और उधर से सी को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ए के ओवर में सी आ जाता है और इस तरह से सी की पोजीशन पे बी चला जाएगा, ओवर में डी रहेगा। आप इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, या आप यूँ कर लीजिए कि सी उधर, अब बी इधर डिवाइड हो रहा है, आप इसको उधर जाके बी सी मल्टीप्लाई कर दें, ओवर में रहेगा डी। आप देखिए बी और सी और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप सी को इधर शिफ्ट कर दें, आ जाएगा ए ओवर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी ओवर डी होएगा। अब देखिए इस सूरत में ए की और डी की पोजीशन चेंज नहीं की हमने, बल्कि क्या किया है बी और सी को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, अल्टरनेट कर दिया है। तो इसी तरह से जब आप इसे रेशो की फॉर्म में लिखोगे तो ये ए रेशो सी बेटा आ जाएगा और प्रोपोर्शन ये बी रेशो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब आप देखें ए और डी तो अपनी पोजीशन पर ही रहे हैं, लेकिन बी और जो सी थे दरमियान में वो आपस में बदल गए हैं, बी और सी की पोजीशन आपस में चेंज हो गई है। तो इसमें आपने बेटा ये जहन में रखना है कि जब आप अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी या अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहे होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को हम सेम पोजीशन पे रखते हैं, जो दरमियान में होते हैं दोनों उनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ये अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी हमें कहती है। तो आपके सामने कैसे याद बेटा आप रख सकते हैं, ओवर में है बी को उधर शिफ्ट कर दें, सी को इधर नीचे ले आएं, दोबारा रेशो वाली फॉर्म में लिख लें, तो ये बेटा यही वाली रिजल्ट बन जाता है जो कि अल्टरनेंडो का है। अब देखें कि अल्टरनेंडो थ्योरम का इसका मकसद क्या है। तो ये हमें ये बताता है कि अगर हम आपके पास एक प्रोपोर्शन है तो आप बी और सी की अगर आपस में पोजीशन चेंज कर दें तो तब भी प्रोपोर्शन ही रहता है, प्रोपोर्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर जो है वो आपके जो है वो प्रोपोर्शन था पहले, अब बाद में भी प्रोपोर्शन रहेगा। आइए अब इसको हम एक नंबर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये 4/5 है और ये आप इसे 8/10 कर लें, ये दोनों रेशो इक्वल हैं, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं अल्टरनेंडो थ्योरम या अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप 5 की और 8 की पोजीशन चेंज कर लें, यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4/8 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप इनको डिवाइड करके आप देख सकते हैं, अगर आप पहले इनको चेक करें 4/5 का बेटा आंसर आता है 0.8 आता है और 8/10 का आंसर भी ये 0.8 आता है, यानी दोनों रेशो का आंसर इक्वल आ रहा है। अब देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अब जब हमने इसको चेंज कर दिया, अब चेंज करने के बाद इसे आप डिवाइड कीजिए, कैलकुलेटर आप बेटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर से जब मैं इसे यूज़ करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय बेटा 8 है, इस तो ये हमारे पास आता है 0.5 आ जाता है, ठीक है जी। और इसको भी आप करेंगे तो ये 0.5 आप देख सकते हैं कि ये एक रेशो मैंने ली जो कि दूसरी रेशो लिखी जो कि इसके इक्वल थी, अब दोनों का आंसर सेम आ रहा है। जब हमने 5 और 8 की पोजीशन को आपस में चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद हमने दोबारा उसकी रेशो का आंसर निकाला तो वो फिर भी इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। यानी ये 0.8 से तो ये डिफरेंट है, हम ये नहीं कहते कि आंसर सेम रहेगा, यानी कि जो इन रेशो की वैल्यू आ रही होती है वही उस वैल्यू अगली रेशो की वैल्यू होगी। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये जो भी रेशो होगी वो आपस में इक्वल होगी। अब चेंज करने के बाद ज़ाहिर जब हम चेंज कर देते हैं एलिमेंट को तो नई रेशो बन जाती है, ठीक है। लेकिन वो जो भी दो नई रेशो बनेगी वो आपस में इक्वल ही होंगी, वैल्यू उनके बेशक जो भी हो लेकिन वो आपस में इक्वल ही होंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की और प्रोपोर्शन का मतलब है 2 रेशोज आर इक्वल। अब यहाँ पर पहले भी 2 रेशो इक्वल थी, जब चेंज कर लिया तो चेंज करने के बाद भी 2 रेशोज इक्वल ही हैं, मतलब प्रोपोर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये थ्योरम हमें यही बताता है कि अल्टरनेंडो थ्योरम जो है बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ये 4 एलिमेंट हैं, अगर आप दरमियान वाले दोनों को आपस में चेंज भी कर लो, अल्टरनेट भी कर लो, इंटरचेंज भी कर दो, तो फिर भी एज ए होल प्रोपोर्शन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहले भी प्रोपोर्शन था तो ये बाद में भी प्रोपोर्शन ही रहता है। तो ये बेटा जी थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो हमें बताता है, ठीक है। तो ये थ्योरम जो है इन्वर्टेंडो और थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, ये क्वेश्चन में कभी कभार बीच में बेटा यूज़ हुआ करेंगे और ये एज ए हेल्पर हैं, कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी
वो 1-2 क्वेश्चन में ही है, ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है। ये थ्योरम क्या होते हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, और इनके मीनिंग क्या है, ये क्या हमें बता रहे हैं, कैसे ये प्रोपोर्शन पहले था तो बाद में भी प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता, वो मैंने नंबर के साथ बेटा आपको बता दिया। इसको याद कैसे रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आइए हम बात करते हैं, थोड़ा कॉम्पोनेंटो थ्योरम की बेटा बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो। जी कॉम्पोनेंटो, तो इसका आंसर आपने लिखना है, हेडिंग आपने बना लेनी है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो ये हेडिंग बेटे आपने बना लेनी, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद स्टेट शुरू वैसे ही करना आपने, इफ़ A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D देन बाय कॉम्पोनेंटो थ्योरम। जी कॉम्पोनेंटो थ्योरम के मुताबिक हम इसको किस तरह से बेटा लिख सकते हैं, इसके 2 पार्ट हैं, 2 बेटा इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे हैं, इसको आप समझ लीजिए साथ साथ, ताकि वहाँ पे लिखने में भी आपको आसानी रहे। अब देखिए A ओवर B है और बेटा C ओवर D है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पर लेकर आनी है। तो कॉम्पोनेंटो थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास ये 2 रेशोज़ इक्वल हों तो आप इसको नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर है आप इसे ऊपर प्लस कर दें, यानी ये A ओवर B है, ये C ओवर D है। इसको गौर से आपने समझना है, इसका डिनोमिनेटर लेना आपने B को ऊपर प्लस कर देना है, यानी इस ये ले मैंने ऊपर प्लस कर दिया। अब दूसरी साइड पर भी सेम प्रोसेस करें, इसका डिनोमिनेटर लेकर ऊपर प्लस कर दें, तो ये C प्लस D हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी क्या किया कि ये प्रोपोर्शन में 2 रेशो इक्वल थी, तो क्या किया, एक का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर प्लस कर दिया, दूसरी साइड पर भी डिनोमिनेटर लेकर ऊपर प्लस कर दिया। तो ये पहले भी प्रोपोर्शन था, ये थ्योरम कहता है कि ये अब भी प्रोपोर्शन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब अगर मैं इसे रेशो की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा, A प्लस B रेशो B आ जाएगा इज इक्वल टू C प्लस D और रेशो क्या कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। अब ये जो लाइन बनी है ये है वो लाइन जो बेटा आपके यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये लाइन आपने उठा के यहाँ पे लिखनी है, यानी ये आ जाएगा A प्लस B रेशो आ जाएगा B प्रोपोर्शन C प्लस D और रेशो हमारे पास कितना आ जाएगा D। तो अब देखें कि इस तरह से ये एक लाइन बेटा हमारे पास बन जाती है, ठीक है। अब इसमें किया क्या है, उसी लाइन को आप रीराइट कर लें, A प्लस B है तो आपने B को उधर प्लस कर देना है, तो A प्लस B हो गया, B एज इट इज़ भी रहेगा। उसके बाद आ गया प्रोपोर्शन, ये C रेशो D था, D को आपने फर्स्ट वाले में प्लस कर देना, तो C प्लस, जैसे यहाँ पर B को A में ऐड किया था उसी तरह से D को C में प्लस कर देना है, और दूसरा जो रेशो के बाद D है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो सिंपली अगर यहाँ से आपको याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इधर से याद रखने में प्रॉब्लम हो तो फिर आप इस तरह से करके लिख कर आप याद रख सकते हैं कि हमने असल में क्या किया, A ओवर B इज इक्वल C ओवर D लिखा, डिनोमिनेटर लेकर ऊपर प्लस कर दिया, इसका भी डिनोमिनेटर लेकर ऊपर प्लस कर दिया। ये कॉम्पोनेंटो हमें बताता है। तो कॉम्पोनेंटो ये कहता है कि अगर आप प्रोपोर्शन में किसी का एक का डिनोमिनेटर लेकर ऊपर प्लस कर दें, दूसरी साइड पर भी डिनोमिनेटर को लेकर ऊपर प्लस कर दें, तो प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता, प्रोपोर्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हमारे पास जब अब आप रेशो की फॉर्म में लाते हो तो A प्लस B रेशो B इज इक्वल टू C प्लस D रेशो D बन जाता है, यानी ये वाली लाइन हमारे पास बन जाती है, ठीक है बेटा। तो आइए मैं इसको आपको थोड़ा चेक करवा देता हूँ कि ये क्या वाकई ही ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। तो हमने जो यूज़ किया था बेटा 4/5 है, और
8/10 ये हमने बेटा यूज़ किया था। अब आइए हम दोनों के ऊपर आप ऐड करके देखते हैं। आप 4/5 को लिख लें। अब आपको पता है इनका आंसर कितना आ रहा है, इन दोनों का आंसर 0.8 आता है, इन दोनों का आंसर 0.8 आता है और ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आप इसको लिख लें, ये 8/10 है। अब इसका 5 ऊपर प्लस कर दें और इसका 10 ऊपर प्लस कर दें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास से कितना आ जाएगा, 9/5 हो जाएगा और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 18/10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, इनको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ जाता है 9/5 है, तो ये आंसर आ जाएगा 9/5 1.8, ठीक है बेटा। तो ये 1.8 इसका आंसर बन जाता है और इसका भी 1.8 बनता है। यानी आप देख सकते हैं कि जब हमने डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर लिया, इधर भी डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद जब इनको दोबारा सिंपलीफाई किया तो ये इनके आंसर चेंज नहीं हुए। ये भी 1.8 है, ये भी 1.8 है, यानी दोनों इक्वल ही हैं। ये रेशो इनके अगरचे आंसर 0.8 था पहले, अब बाद में 1.8 बन गया है। इनके रेशो के आंसर चेंज हो रहे हैं लेकिन है इक्वल। जब इक्वल है तो प्रोपोर्शन कहलाएगा। हम ये नहीं कहते कि रेशो चेंज नहीं होती, हम ये कह रहे हैं कि प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। यानी कि जो ये दोनों रेशो पहले भी इक्वल थी, जब डिनोमिनेटर के ऊपर आपने प्लस कर दिया तो अब भी ये रेशो इक्वल ही रहेंगी, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये हमें बताया किसने, कॉम्पोनेंडो ने। और इन्वर्टेंडो ने क्या बताया था, उल्टा कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। और अल्टरनेंडो ने क्या बताया, उसके बी और सी की पोजीशन चेंज कर दो कोई इफेक्ट नहीं होता। और कॉम्पोनेंडो ने क्या बताया कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्लस कर दो कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये इस तरह से हर थ्योरम जो है बेटा वो डिफरेंट चीज़ हमें बता रहा है, ठीक है जी। तो अब दूसरे वाला जो पॉइंट है इसका, वो आपने कैसे लिखना है, उसको भी इसी तरह से लिखा जा सकता है। जिस तरह से आपने बी को ए में प्लस किया है, आप ए को बी में प्लस कर दें, ठीक है। ए एज इट इज़ ही रहेगा और फिर ए को बी में आप ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा प्रोपोर्शन। इसी तरह से बेटा सी को आप एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर सी को डी में ऐड भी कर देंगे तो सी प्लस डी आ जाएगा। ये इसका बेटा दूसरा पॉइंट है। पहले वाले में क्या किया था, बी को ए में ऐड किया, बी को एज इट इज़ बी लिखा, फिर डी को सी में ऐड किया, डी को एज इट इज़ बी लिखा। अब दूसरे पॉइंट में क्या करना, आपने ए को लिख लेना है, ए को आगे बी में प्लस कर देना है, सी को भी लिख लेना है, फिर सी को आगे डी में प्लस कर देना है। अब इसे यूं बेटे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप ए ओवर बी लिख लें और सी ओवर डी लिख लें। अब इसका ये जो ए है न्यूमरेटर लेकर नीचे प्लस कर दें, आप अब नीचे प्लस कर दें, ठीक है। तो इसी तरह से इसका सी लेकर नीचे प्लस कर दें। पहले में क्या किया था, पॉइंट 1 में हमने क्या किया था कि डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में ऐड किया था। अब क्या करें, न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाएंगे ना। तो इस तरह से ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आ जाएंगे। अगर आप इसे रेशो की फॉर्म में लिखो, देखो ए रेशो तो ए प्लस बी या बी प्लस ए की बात होती है। अब आ जाएगा प्रोपोर्शन है, और सी रेशो सी प्लस डी या डी प्लस सी ए की बात होती है, प्लस हो रहे हैं, किसी को पहले लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये बेटा सेकंड वाली लाइन आपके पास बन जाती है। इसको नंबर के साथ अब आपने खुद चेक करना है, इससे भी बेटे आंसर चेंज नहीं होता। तो तय ये हुआ कि कॉम्पोनेंडो थ्योरम बेटा हमें ये बताता है, कॉम्पोनेंडो थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर आपके पास 2 रेशोज इक्वल हैं और प्रोपोर्शन में हैं, आप दोनों साइड पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दोनों साइड के डिनोमिनेटर को लेकर न्यूमरेटर में ऐड कर दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी दोनों जो है वो रेशो पहले भी इक्वल थी, बाद में भी इक्वल रहती हैं। वो पहले भी प्रोपोर्शन था, बाद में भी प्रोपोर्शन ही रहता है, प्रोपोर्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये था जी थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, ठीक है जी बेटा। अब हम थोड़ा बात, अगर आपको ये अच्छे तरीके से बेटा याद हो चुका है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको आगे वाला जो थ्योरम है
उसमें कोई प्रॉब्लम आए। अब वो क्या है वो मैं इसी के अंदर ही चेंज करके आपको बताता हूँ। अब देखिए कॉम्पोनेंडो सम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कॉम्पोनेंडो में प्लस आता है कि माइनस आता है। जब आप आगे आप पढ़ लेंगे डिविडेंडो भी पढ़ लेंगे तो फिर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो कॉम्पोनेंडो में बेटे प्लस आता है। तो बच्चों को मैं ये बताया करता हूँ बेटा ये एक ट्रिक है कि आप अपने माइंड में रख सकते हैं। कॉम्पोनेंडो है कंपाउंड से। कंपाउंड होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप आपस में मिलाते हैं। केमिस्ट्री कहती है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो कंपाउंड बनता है, अगर ना हो तो मिक्सचर बनता है। अगर केमिकल रिएक्शन ना हो तो मिक्सचर बनता है। लेकिन बहरहाल वो एक अलग कंसेप्ट है, वो आपका केमिस्ट्री के साथ ही अटैच रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रिक के तौर पर इसे यूज़ कर रहे हैं। कंपोनेंडो कंपाउंड का मतलब होता है कंबाइन करना, मिलाना। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब मिला देते हैं कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करने के लिए कौन सा साइन होता है अगर मैथमेटिकली देखा जाए प्लस का, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लस का साइन बेटे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये एक ट्रिक था जो हम बेटा क्लास में बच्चों को बताते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेट द थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। मैं इसी के अंदर चेंज करूँगा, ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। डिविडेंडो, तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे डिविडेंडो। इफ़ ए रेशो बी proportion C ratio D then by dividendo theorem या थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। तो अब क्या करेंगे, डिविडेंडो में प्लस की जगह क्या होता है माइनस होता है। बाकी कंसेप्ट सारा सेम है, लाइनें सारी सेम है, सिर्फ आपने प्लस को किस में चेंज कर देना है माइनस में। यहाँ पर भी आप माइनस लगा देंगे, इधर भी आप माइनस लगा देंगे, इधर भी आप बेटा माइनस लगा देंगे। तो डिविडेंडो हमें ये बताता है कि अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो रेशो जो प्रोपोर्शन होता है वो एज ए होल उसमें कोई चेंज नहीं आती है। क्योंकि ये प्लस दोनों साइड पे हम कर रहे होती हैं, इसलिए पहले भी दोनों रेशो इक्वल होती हैं, बाद में भी दोनों रेशो इक्वल ही रहती हैं। इस तरह से कोई सा भी नंबर लेकर जिसमें दो रेशो इक्वल हों उसके ऊपर ही आप अप्लाई करके बेटा देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वही रिजल्ट आपके आ रहे होंगे। ठीक है। अब डिविडेंडो के लिए हम बच्चों को ये बताते हैं, कुछ बच्चे फिर पूछ रहे होते हैं जी माइनस का साइन क्यों है। अब देखें डिवीजन जो होती है टू सम एक्सटेंट सब्ट्रैक्शन की तरह होती है। फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को बताता होता हूँ बेटा कि हमारे पास मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैं एक बच्चे को दे रहा हूँ 10 रुपीज़, मेरे पास कितने रह गए बाकी 90, यानी सब्ट्रैक्ट हो गया ना। अब मैं दूसरे को भी 10 देता हूँ तो आगे मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे पास टोटल सम था उसमें से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। जब मैं 10 रुपीज़ देता चला जाऊँगा तो जो मेरे पास सम होगा उसमें से क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रही है। यानी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ हर बच्चे में डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास सम है वहाँ से क्या हो रही है सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो इस तरह से ये एक ट्रिक के तौर पर आप माइंड में रख सकते हैं। डिविडेंडो मीन डिवीजन, जब आप कुछ चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं लोगों में, तो आप जो टोटल सम होता है उसमें से चीज़ क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। तो यहाँ से मतलब सब्ट्रैक्ट मीन सब्ट्रैक्शन का साइन जो है नेगेटिव साइन आपने यूज़ करना है। कंपोनेंडो के लिए पॉजिटिव का साइन यूज़ कर लेते हैं, डिवीजन डिविडेंडो के लिए आप नेगेटिव का साइन बेटे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये ट्रिक हैं जो आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए। जी बेटे हम नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन बेटा पूछा भी हुआ है। स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। जब रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा आएगा तब दोबारा से आपको बता दिया जाएगा। तो बहरहाल ये है कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो को स्टेट करना है। तो मैं यहाँ पे से थोड़ा आगे बढ़ के आपको बेटा थोड़ा प्रूफ भी बता दूंगा किस तरह से, ताकि याद रखने में आसानी रहे। तो आपने इसका आंसर बेटा जी लिखना है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो। अच्छा बेटा जो ओनली थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है, एक्सरसाइज में उस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं दिए हुए, एक आध एग्जांपल है वो आपने खुद कर लेनी है। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो का भी कोई क्वेश्चन बाकायदा नहीं है, इसकी एक एग्जांपल है वो आपने खुद कर लेनी है। असल में ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो है आप देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया है दोनों थ्योरम को
कंबाइन कर लिया गया है। तो जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो को, ये कोई अलहदा से प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बल्कि कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों को कंबाइन बेटे किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो बेटा बन जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे अगर आता है तो डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे इफ़ ए रेशो बी एंड प्रपोर्शन सी रेशो डी, then by componendo dividendo theorem नंबर 1, इसके भी बेटा 2 पार्ट हैं। ठीक है जी, अब वो दोनों पार्ट किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, याद रखने का क्या तरीका है, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको साथ साथ यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, इसमें ये चूँकि कॉम्पोनेंडो भी है और डिविडेंडो भी है, इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है, तो हम इसे कहते हैं कि a प्लस बी है, रेशो a माइनस बी है। पहले आप प्लस कर लें, रेशो के बाद माइनस कर लें, अब उसके बाद आ जाएगा प्रोपोर्शन, सेम यहाँ पर रिपीट होगा, इसे आप c प्लस डी कर लें और रेशो c माइनस डी कर लें, यानी आप b को a में प्लस कर दें और रेशो के बाद b को a से माइनस कर लें, यानी b को प्लस भी कर दें माइनस भी कर दें। प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा कॉम्पोनेंडो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन जाएगा डिविडेंडो। तो इस तरह से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में प्लस भी आता है और बेटे माइनस भी आता है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको यूं याद रख सकते हैं, a ओवर b इज इक्वल टू है हमारे पास c ओवर d है। अब आप ये कर सकते हैं, a इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन है, हम a को 2 टाइम लिखते हैं, a को ऊपर भी लिख लेते हैं और नीचे भी लिख लेते हैं। अब इसके याद रखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, हम इसे a ओवर a लिख लेते हैं। जब हम अप्लाई करेंगे इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को, तो तब भी बेटा इसी तरीके से अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए अब आपने इसको साथ साथ, अब हम एप्लीकेशन की तरफ भी आ रहे हैं, ये भी ज़हन में रखना। तो अप्लाई कैसे करते हैं, a है ना, इसको a ओवर a लिख लेते हैं, यानी न्यूमिनेटर को ही दोनों आपने लिख लेना। ठीक है, अब इसका जो डिनोमिनेटर है ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे दूसरी साइड पर भी। आप इसका एंटीसीडेंट होता है, कॉन्सिक्वेंट होता है, ऊपर वाला जो नंबर है c, आप इसे 2 टाइम लिख लेंगे, ऊपर और नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब जो d है ऊपर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और नीचे से माइनस कर देंगे। अब आप इसे रेशो की फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी रेशो a माइनस बी, और ये आ जाएगा c प्लस डी रेशो आ जाएगा c माइनस डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप देखें ये वही लाइन बन गई बेटा जो ये आपके सामने यहाँ पर हमने याद करनी होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनती है। तो सिंपल आप ये भी याद रख सकते हैं कि b को a में प्लस कर दें और रेशो के बाद b को a से सब्ट्रैक्ट कर दें, और दूसरी साइड पर क्या करें, प्रोपोर्शन के बाद d को c में प्लस कर दें और फिर उसके बाद क्या करें, d को c में से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्लस माइनस ये कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है जी बेटा, तो इस तरह से इसको याद भी रखा जा सकता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, तो कुछ बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होता है, हमने पहले प्लस किया है, क्या आप पहले माइनस लिख सकते हैं, यस आप बेटे माइनस भी लिख सकते हैं, आप इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर दें, यानी आप इसको a माइनस बी पहले लिख लें और a प्लस बी को बाद में लिखें, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये इसका दूसरा पॉइंट है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का, यानी आप इसे c माइनस डी पहले लिख दें और c प्लस डी को बाद में लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है, आप b को ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर दें, नीचे प्लस कर दें, c है, d आपके पास c ओवर c लिख लें, d को ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर दें और नीचे आप इसको c में प्लस कर दें। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ही कहलाता है, ये उसका बेटा सेकंड पार्ट कहलाता है। ठीक है जी, तो आइए मैं आपको नंबर के साथ अब बताता हूँ कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों में हम ये कहते हैं कि एज ए होल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आइए चेक करते हैं कि नंबर के साथ क्या फ़र्क पड़ता है या फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने जो नंबर यूज़ किए थे शुरू में, हम वही नंबर ले रहे हैं बेटा,
ये 4/5 है और इसको डबल किया मैंने 8 आ गया, 5 को डबल किया तो 10 आ गया। इस तरह से ये दोनों रेशो इक्वल हैं, ठीक है। 4/5 और 8/10। यहाँ पे जो भी आपने नंबर लेने हैं अगर आप खुद से चेक कर रहे हो तो वो इक्वल होने चाहिए। ये ना हो कि डिफरेंट नंबर ले लें फिर वो बेटे इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रोपोर्शन नहीं बनेगा। अगर 4/5 है आपने 6/5 कोई और नंबर लिख दिया तो ये दोनों रेशो आपस में इक्वल ही नहीं होंगी, तो प्रोपोर्शन ही नहीं बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी हम प्रोपोर्शन की पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए प्रोपोर्शन का बनना ज़रूरी होता है। अब आइए देखते हैं जी, आप इसे लिख लें 4/4 लिख लें, 5 को ऊपर प्लस कर दें और नीचे से माइनस कर दें। इसी तरह से 8/8 लिख लें, 10 को ऊपर प्लस कर दें और 10 को नीचे से माइनस कर दें। ये 4 + 5 किया कितना आ जाएगा 9, ओवर में बेटा कितना आ जाएगा -1, ऊपर 8 और 10 को ऐड किया 18 आ जाएगा, और ये हमारे पास 8 - 10 किया तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये -9 इसका आंसर बनता है। 18 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -9 बनता है। आप देख सकते हैं कि ये पहले भी इक्वल थी। अगर हम इसका आंसर निकालें दोनों का आंसर तो ये 0.8 बनता है, यानी ये दोनों रेशो, इसका भी आंसर 0.8 है, इसका भी 0.8 है, ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। अब जब हमने जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया और नीचे से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यानी 4/4 लिखा प्रॉपर्टी के मुताबिक, ऊपर प्लस किया नीचे माइनस किया। इसी तरह से 8/8 लिखा, डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस नीचे माइनस किया, दोबारा सिंपलीफाई किया तो दोनों के जो है वो आंसर फिर इक्वल ही आ रहे हैं, यानी प्रोपोर्शन ही है। तो मतलब ये है कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है हमें कि आप डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसको आप न्यूमरेटर में ऊपर प्लस कर दें दोनों साइड से और नीचे से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एज ए होल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। तो यही प्रॉपर्टी है ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो को जो कंबाइन किया है। आप पहले ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लें, नीचे ऐड कर दें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये नंबर के साथ बेटा मैंने आपको बता दिया है और याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया है, तो इसको आप दोबारा से सुन लें। आपने किस तरह से बेटे याद रखना है, फर्ज कर इस यहाँ पे लिखने से पहले आप रफली लिख लिया करें A/B = C/D है, ठीक है ना। आप इसे A/A लिख लें, इसको C/C लिख लिया पहले, ठीक है, पहले इसको लिखना होता है, ठीक है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है ये B ऊपर प्लस कर दें और नीचे से माइनस कर दें। इस तरह से D है, ऊपर प्लस कर दें नीचे से माइनस कर दें, तो ये आपके पास A + B A - B इस तरह से बन जाता है। C + D C - D बेटा बन जाता है। अब इसे रेशो की फॉर्म में लेकर आओगे तो आप देखें ये A + B रेशो A - B, C + D रेशो C - D हमारे पास आ जाता है। जब एक लाइन हमें याद हो जाती है तो दूसरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जस्ट आपने पोजीशन चेंज करनी है। इनके ऊपर आपने इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी लगा देनी है, यानी A - B ऊपर चला जाएगा, A + B नीचे आ जाएगा, C + D नीचे आ जाएगा, C - D ऊपर चला जाएगा, तो ये दूसरे वाली लाइन बन जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है जी। तो इस तरह से बेटा जी ये जो थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन थे ये 5 थे, 1 by 1 बेटा मैंने आपको बता दिए और क्वेश्चन भी बना के दिखा दिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है, और फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है वो भी मैंने बता दिया है। उसको याद रखने का तरीका क्या होता है, कैसे हम अपने माइंड में उसको बैठा सकते हैं, वो भी बेटा मैंने आपको बता दिया है। और फिर एक नंबर लेकर मैंने साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी के मुताबिक रेशो जो है वो प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बेटा थ्योरम्स जो है प्रोपोर्शन पे इनको समझ आ चुकी होगी बड़े अच्छे तरीके से। तो आपने इनको एक दफ़ा लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके माइंड में होना चाहिए कि ये नाम लें तो ये थ्योरम कौन से वाला है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बेटा होंगे वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के थ्योरम के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो तो शायद 1-2 क्वेश्चन में ही एज ए हेल्पर यूज़ होगा, हेल्प हमारी कर रहा होगा, वरना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ही अप्लाई हम कर रहे होंगे जी, ठीक है बेटा। तो मिलती हैं फिर इंशाल्लाह, इनको अप्लाई करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।